ये हमने लास्ट क्लास में पावर वाला पार्ट पढ़ लिया था। तो आज है ना नया चैप्टर स्टार्ट करते थे। ये जो नया चैप्टर है उसमें सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, वो सब है। हमें ना अलग अलग स्टडी करना है, ठीक है। हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में जो दिया है ना उसको हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम लिखो। चैप्टर का नाम लिखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास आज वो पढ़ेंगे, कोलिजन भी इसी चैप्टर में हम डालेंगे, ठीक है। हमसे स्टडी करना है। जो सेंटर ऑफ मास क्या है उसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सपोज ये पेन की हम बात करें, ठीक है। इस पेन को मुझे बैलेंस करना है, तो रफली मैं एग्जैक्ट ऐसे यहाँ पे ऐसे ट्राई करूँ तो देखो ऑलमोस्ट क्या बीच में बैलेंस हो रही है ये पेन, ठीक है। बीच में कहीं पे ऐसे बैलेंस हो रही है। तो इधर मैं क्या मान सकता हूँ, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है मैं क्या मान सकता हूँ इधर कि जहां पे बैलेंस हो रहा है पूरा पेन का मास उधर आ गया। सच में नहीं आया तो मैं ऐसा मान सकता हूँ सिंपलिसिटी के लिए कि पूरा मास क्या उधर आ चुका है। तो उधर मास और मेरे फिंगर एक दूसरे के बाद में फोर्स को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अगर सपोज कहीं और पॉइंट पे बैलेंस करने जाओ होगा क्या, तो ये पूरा मास तो क्या इधर था, तो इधर तो नीचे तो फिंगर है नहीं, फिंगर तो यहाँ पे, तो मास के ऐसे नीचे गिर जाएगा, पेन भी क्या हो जाएगी नीचे गिर जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास का एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे मान सकते हैं कि पूरा मास क्या है उधर फोकस है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं। सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए तुम ऐसा कर सकते हो। कोई नॉर्मल बुक ले लो, बुक को भी बैलेंस करना हो तो मिड पॉइंट पे ही करते हैं ना, ऐसे बैलेंस करना हो एक फिंगर पे तो मिड पे बैलेंस होती है। तो उधर भी तुम मान सकते हो कि बुक का पूरा मास कहाँ पे बीच में आ गया। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्यों स्टडी करते हैं? अच्छा उससे पहले एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ऐसा कोई स्टिक है, रॉड है, ये जिसे टेकवर्ड कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा, वो पूल खेला है, वो स्टिक आती है उसकी पूल की स्टिक, पीछे से थोड़ी मोटी होती है, आगे से पतली होती है, ठीक है। तो जहाँ से ग्रिप करते हैं वो थोड़ा पार्ट मोटा होता है, जहाँ से हम हिट करते हैं वो पार्ट थोड़ा थिन होता है। इसमें मुझे बताओ एग्जैक्ट बीच में बैलेंस होगी क्या, तो कहाँ पे बैलेंस हो गया, लेफ्ट और राइट पे, जैसे यहाँ कहीं पे बैलेंस होगा। तुम्हें क्या बोल सकता हूँ इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे, मुझे समझाओ लॉजिकली, सही आंसर है। मुझे तो यहाँ कहीं पे क्यों आया सेंटर ऑफ मास, इधर मास का फोकस क्या ज्यादा है, जिस तरफ मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास क्या उस तरफ होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस होगा। ओके, अब सेंटर ऑफ मास क्यों स्टडी करते हैं, ये वाला पार्ट क्यों स्टडी कर रहे हैं उसका भी रीजन देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैं ट्राई करूंगा मिल जाए मुझे तो क्या डायरेक्ट ग्रुप में डाल दूंगा, तो मैं खुद भी सर्च कर सकते हो। वो वीडियो में पता है क्या है, वो टेनिस रैकेट होता है, ठीक है। टेनिस रैकेट जो लॉन टेनिस वाला है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब टेनिस रैकेट है, टेनिस रैकेट को अगर मैं ऐसे फेंकू, ठीक है, तो टेनिस रैकेट कैसे घूम के जाएगी, ठीक। तो उसका जो मोशन है वो कैसा होगा कि सपोज एक ग्राउंड है, मैं टेनिस रैकेट को फेंकू
तो टेनिस रैकेट ऐसे क्या घूम के जाएगा, ठीक है। इसका मोशन, टेनिस रैकेट का मोशन तुम क्या कहोगे, सिंपल मोशन है कॉम्प्लिकेटेड मोशन? क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? टेनिस रैकेट तो क्रिकेट है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? रैकेट एक तो घूम रहा है, ऊपर से आगे भी जा रहा है, ठीक है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको स्टडी करना, ठीक है। तो वो वीडियो में क्या किया है, बहुत अच्छा वीडियो है। टेनिस रैकेट का भी सेंटर ऑफ मास कुछ होगा, ठीक, तो वो सेंटर ऑफ मास बहुत इजीली फाइंड कर सकता है, रैकेट को बैलेंस करो तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो उन्होंने क्या किया वो वीडियो में कि ऐसे टेनिस रैकेट है, ठीक है, ये अपने पास टेनिस रैकेट है, ये हैंडल हो गया, तो उन्होंने देखा कि सेंटर ऑफ मास के यहाँ कहीं पे, तो वो वीडियो में क्या करते हैं, ये जो पार्ट है ना उसको ऐसे रेडियम से कलर कर देते हैं, इतने पार्ट को रेडियम से कलर कर देते हैं, पूरी वो रूम और वो सब की लाइट पूरी बंद कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं, तो रैकेट दिखेगा क्या? रैकेट नहीं दिखेगा। तो स्पॉट दिखेगा क्या? स्पॉट दिखेगा। अब क्या करता है वो कि जैसे लाइट जब ऑन थी रैकेट फेंका तो ऐसा मोशन आया रैकेट, ठीक है। अब अंधेरे में वो रैकेट फेंकता है, रैकेट घूमता हुआ दिखेगा क्या? तो क्या दिखेगा? रेडियम दिखेगा। रेडियम कैसे जाएगा? ऐसे घूमते हुए जाएगा, क्या लगता है रेडियम कैसे जाएगा? रेडियम एकदम सिंपल ऐसा जाएगा, रेडियम घूमता हुआ नहीं दिखेगा, रेडियम एकदम सिंपल जाएगा। और रेडियम क्या है? अपना सेंटर ऑफ मास। अब सपोज अपना मेन क्वेश्चन पे आता, ठीक है। अब ये रैकेट को फेंका, अब मेरा टारगेट क्या है? मुझे जानना है कि रैकेट कितना दूर गया, मतलब रेंज जाननी, रैकेट कितना ऊपर गया, मतलब मैक्सिमम हाइट जाननी, कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो सब जानना है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, मैं पूरे रैकेट को स्टडी करूं या सेंटर ऑफ मास को स्टडी करूं? कौन सा इजी है, बेटर है? सेंटर ऑफ मास स्टडी तो चलेगा। उससे फायदा क्या हुआ? हमने रेंज, हाइट, टाइम वो सब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हो, पूरे रैकेट पे नहीं लगा सकते, तो किस पे लगा? सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते। तो काम कितना आसान हो गया अपना। एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन को तुमने एक सिंपल मोशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास स्टडी करते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड मोशंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुत ही सिंपल। उसे सेंटर ऑफ मास स्टडी करना क्या है? बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके फॉर्मूलाज हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं और भी तुम वही पढ़ोगे, पर काफी स्टूडेंट्स को वो नहीं पता है कि क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये रीजन पता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना सेंटर ऑफ मास से बहुत सिंपल हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम क्या सेंटर ऑफ मास स्टडी करते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा, मैंने बहुत पहले वो वीडियो देखा तो बहुत अच्छा वीडियो है, मैं ट्राई करूंगा, अगर मिल जाए तो ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ये टेनिस रैकेट वाला ही, ठीक है, तो उसमें क्लियर दिखेगा, ऐसे तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि वो रैकेट तो दिखेगा ही नहीं, वो रेडियम वाला पार्ट है ना एकदम सिंपल प्रोजेक्टाइल की तरह जा रहा है, ऐसा तुम्हें एकदम सिंपल मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो वाला पार्ट एक देख लेंगे, हम ट्राई करूंगा मिल जाए तो, ओके। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के ना तरीके होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, तो आज हमें वो फॉर्मूलाज वो सब स्टडी करना है, ठीक है। वो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उससे पहले ना एक स्टेटमेंट लिखो, डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास का। देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, the center of mass of a body is the point, center of mass of a body is the point where entire mass, is supposed, where entire mass is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास को मान लेते हैं, उधर उधर आ गया है, ठीक है। अब मुझे वो सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। अब एक डायग्राम सपोज अभी ड्रॉ मत करना, तो जैसे तीन पार्टिकल है, इसका मास M1, M2, M3, ठीक है, ऐसे पार्टिकल है, तो इनका भी सिस्टम का भी क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। मुझे बता सकते हो सेंटर ऑफ मास? यार चलो मैं ट्रू और फॉल्स में मुझे जवाब दो। ये सेंटर ऑफ, ये सिस्टम है, ऐसे ट्राइंगल विजुअलाइज करो, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहे हैं इसको। सेंटर ऑफ मास विल डेफिनेटली लाई विद इन द ट्राइंगल, ट्रू और फॉल्स? ऐसे ट्राइंगल विजुअलाइज करो, लेक्चर की बाउंड्री बन गई,
ठीक है, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास विल डेफिनेटली लाई विद इन द ट्राइंगल, पक्का ट्राइंगल के अंदर ही होगा, उसके बाहर सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। क्यों सही है? सही है, ट्रू आएगा आंसर। क्यों सही है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहाँ पे मास होता है, तो मास इधर ही है ट्राइंगल में, तो सेंटर ऑफ मास क्या उधर ही पक्का, उसके बाद मास नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, मैं COM लिखता हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, इसकी कुछ पोजीशन होगी, पोजीशन को कैसे लिखते हैं? R से। तो ये मान लो पहला पार्टिकल ये अपना ओरिजिन है, ये इसका पोजीशन है, ये दूसरे का पोजीशन, ये तीसरे का पोजीशन। मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है, ये किसका पोजीशन होगा? सेंटर ऑफ मास। ये सब दिया होगा क्वेश्चन में, मुझे ये निकालना है। तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला है, वो बता रहा हूँ, एकदम इजी है, बाद में हम प्रॉब्लम्स करेंगे, एनसीईआरटी के भी आ जाएंगे उसमें प्रॉब्लम। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स है ना बहुत सारे, क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके बाद लिखो COM ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, COM ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? RCM निकालना है, तो क्या करो, मास और पोजीशन वेक्टर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इनको लिख सकता हूँ ऐसे, सबका क्या करो? समेशन करो। मतलब क्या? M1R1 प्लस M2R2 M3R3 ऐसे सबका समेशन करो। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये समेशन डाल दो। ठीक है, यहाँ पे I लिख लेता हूँ, ये नोटेशन है, I इक्वल टू 1 से n, कितने भी हो सकते हैं, अपॉन समेशन ऑफ n। मतलब जितना भी मास है सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐसा आता है सेंटर ऑफ मास। बेसिक फॉर्मूला के टर्म्स में लिखना हो डायग्राम में, क्या करो? M1R1 प्लस M2R2 प्लस ऐसे जितने भी हो सबको ऐड कर दो, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इधर से क्या मिल जाएगा तुम्हें? सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स करेंगे तो बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसका क्या बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ड्रॉ कर दो, लिख लो। मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स में कैसे करना है। डायग्राम थोड़े बड़े बनाओ हमेशा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। अब देखो इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये
जो पार्टिकल है, ऐसे मैंने पोजीशन लिखा, ये जो है वो तो क्या आई कैप जे कैप में होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिखे होते हैं, x1 y1, इसका कुछ कोऑर्डिनेट लिखा होगा, इसका भी लिखा होगा, और मुझे किसका कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट मैं कैसे लिख रहा हूँ, xcm yc। तो अगर कोऑर्डिनेट निकालने में सपोज मुझे x निकालना हो, x कोऑर्डिनेट, तो ये सेम वाला फॉर्मूला लगाता है। कैसे लिख सकता हूं मैं, m1 x1 सिर्फ x लिखेंगे, अब m1 x1 m2 x2 जितना भी है सबको ऐड करो अपॉन m1 प्लस m2 जितने, ठीक है ना। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट निकालना हो, सिर्फ y लिखो, सिर्फ z लिखो, इजीली निकाल सकते, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट तो ये बहुत काम आएगा, हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले ना एक स्टेटमेंट में लिख पा रहा हूँ, वो लिख देना। ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन मास का और पोजीशन का, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका एक नाम होता है, इनको हम कहते हैं मास मूवमेंट। m इंटू आर जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मास मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला के नीचे लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ mass, the product of mass and its position, product of mass and its position is called mass moment, is called mass moment, mass moment, ठीक है। तो मास मूवमेंट कहते हैं, ये एम आर, ठीक है ना। एम इंटू आर क्या होता है, मास मूवमेंट होता है। ऐसे मिनट बता सकते हो, एम इंटू आर है, एम का क्या होगा केजी, आर पोजीशन मतलब क्या होगा मीटर, तो बाजू में लिख लो, ऐसा यूनिट क्या होगा केजी मीटर, ऐसा यूनिट क्या होगा केजी मीटर, ठीक है। अब ये जो इधर फॉर्मूला लिखा है वो लिखो, स्टेटमेंट आगे नेक्स्ट लिखो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM इज गिवन बाय, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM इज गिवन बाय, वन लिखो फॉर्मूला, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो कैसे लिख सकते हैं, समेशन mx, यहाँ पे i लिखते हैं, i इक्वल टू 1 से n अपॉन समेशन, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। देखिए अगेन सिमिलरली, इसके नीचे लिखो सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली क्या y और z का लिखना है, मतलब डायरेक्टली लिख लेना। सिमिलरली YCM कैसे लिखोगे, समेशन my, बस ये y का लिखना है और कुछ नहीं, और सेम z के लिए लिखो।
लिखिए, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, बाद में आगे वाला एक पार्ट एक और है वो बताता हूँ। विड्रॉ करो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए ड्रॉ। क्वेश्चन लिख लो। फाइंड पोजीशन ऑफ COM। फाइंड पोजीशन ऑफ COM। फाइंड पोजीशन ऑफ COM। ओके, इसमें देखो ये 4 पार्टिकल दिए हुए हैं, इसमें क्या पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। पहले तो इसमें ना जजमेंट लेते हैं। देखो ये रेक्टेंगल ऐसे बन रहा है, मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीच में होगा क्या? क्यों नहीं होगा बीच में? ज्यादा है। अगर सपोज सब 1 kg होते तो बीच में आता। उसके लिए टर्म है, फिजिक्स में टर्म यूज करते हैं, एकदम सही बीच में आएगा। क्या कहते हैं उसे? सिमेट्रिक है सिस्टम, इसलिए बीच में आएगा, ठीक है। तो चलो इस केस में बीच में नहीं है, तो बता सकते हो कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ तो आना चाहिए। सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अपना जजमेंट सही है या नहीं, ठीक है। अब सॉल्व करना है मतलब क्या है, इधर वो फॉर्मूला लगाना है XCM और YCM। Z को लगाने की जरूरत नहीं है, XCM और YCM लगाते हैं, ठीक है। वो लगाना हो पहले तुम्हें कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। इसका कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन पे ही है, इसका कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 0,0। इसका लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए उसके लिए। ये एक्स एक्सिस पे 2,0। इसका कोऑर्डिनेट लिखो अपने आप, एक काम करो, ये दोनों का लिखो अपने आप कोऑर्डिनेट। बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कितना आगे जा रहे हैं? 2। कितना ऊपर जा रहे हैं? 5। तो क्या होगा? 2,5। इसमें देखे तो सिर्फ ऊपर ही जा रहे हैं, तो 0,5। अब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। पहला साथ में करता है, दूसरा अपने आप ट्राई करोगे। देखो XCM है, इसमें तो फॉर्मूला लगाओगे M1x1 M2x2 M3x2 सब लगाना है। तो देखो M1x1 मतलब 1 kg का ले लेते हैं, तो M1 कितना है? 1। x1 कितना होगा? x1 मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 प्लस M2 मतलब 2 kg, x2 बोलो 2 प्लस M3 3 kg, x3 बोलो 2, M4 4 kg, x4 बोलो 0 अपॉन क्या आएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये XCM आ गया। वैसे ही YCM निकालना है, कर लो फॉर्म।
क्या है 1 XCM कितना 1 आ रहा है क्या? वैसे ही YCM भी निकालो, XCM 1 आ रहा है, अब सेम फॉर्मूला से YCM निकालो, कितने 3.5 आ रहा है। YCM में क्या होगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 कितना होगा 0 ही होगा, M3 Y3 कितना होगा 5, M4 Y4 5 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ रहा है YCM 3.5, XCM भी आ गया YCM भी आ गया, तो तुम फाइनल आंसर लिखना है, कैसे लिखोगे? देखो पोजीशन ऑफ COM इज position of COM is 1,3.5 1,3.5। अब मुझे ना ये खुद ट्राई करना है, मुझे डायग्राम में 1,3.5 बताओ, डॉट बना के 1,3.5 कहाँ पे है? ये 1,3.5 पहले 1 देखे, देखो ये 2 मीटर है, तो 1 मीटर मतलब क्या इसके बीच में 3.5, ये पूरा 5 मीटर है, तो 3.5 मतलब क्या थोड़ा ऊपर हुआ, यहाँ पे आएगा C1, अपना ऐसा ही प्रेडिक्शन था ना, थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा C1 में, यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ, देखो Y में तो थोड़ा ऊपर आया, X में एग्जैक्ट बीच में है, X में एग्जैक्ट बीच में है, क्यों X में बीच में है? X में एग्जैक्ट बीच में आके, इधर देखो कितना मास है 5 kg, इधर भी देखो 5 kg, तो X में तो क्या है बीच में है, पर Y में देखो ये थोड़ा हेवी है, नीचे थोड़ा लाइट, ठीक है ना, तो ऐसे क्या जजमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो पूरा अपने आप ट्राई करना है, ठीक है, ये ड्रॉ करो, ये NCERT का लिखना है, ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो, डायग्राम ड्रॉ करने बाद क्वेश्चन लिख लो। द पार्टिकल्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द पार्टिकल फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल of side 0.5 meters. Particles form an equilateral triangle of side 0.5 meters. ठीक है, find position of C1. Find position of CON. Find position of CON. ठीक है, ये देखो अपने आप से ट्राई करो, पर मुझे ना कोऑर्डिनेट्स लिख के बताओ, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के बताओ।
देखिए क्या प्रोटीन है, ये 100 ग्राम जो है उसका चलो 0,0 यहाँ पे 0.5 मीटर्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x में कितना होगा 0.5, y में तो कुछ है ही 0, इसका कोऑर्डिनेट x में बताओ कितना होगा? 0.5, एग्जैक्ट बीच में है ना ये, तो x में कितना होगा 0.25, y में 0.5 होगा क्या? 0.5 ये है, y को मतलब इतना ऊपर जा रहे, तो ये वाला लिखना है, तो ये कितना होगा? ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ये 0.5 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है 60, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा 0.5 sin 60, डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0.5 sin 60, ध्यान रखना ये। अब सॉल्व कर सकते हो, XCM लिख लो, YCM लिख लो, उतना ही करना है। कैलकुलेशन बढ़ जा रहे हो तो वैल्यू डाल के छोड़ दो, तो भी चलेगा, ठीक है। अगर ज्यादा कैलकुलेशन हो तो मेन क्या है, इक्वेशन में वैल्यूज ढंग से डालनी है। XCM लिखा गया, चेक करो एक बार। XCM क्या होगा? M1 मतलब कितना 100 इंटू X1 कितना होगा 0, प्लस M2 कितना है 150 इंटू
x2 कितना है 0.5 प्लस n3 कितना है 200 इंटू x3 कितना होगा 0.25 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। चेक कर लो एक बार, ये होना चाहिए, बाद में कैलकुलेट कर लेना, स्पेस को तो कैलकुलेट करना वो तो हो जाएगा, ठीक है। मीन तो क्या वैल्यूज तुम्हें आनी चाहिए ढंग से डालनी, ये अपना क्या होगा xcm होगा, ठीक है। सिमिलरली ycm चेक करो, क्या होगा m1 y1 मतलब 100 into 0 प्लस m2 y2 कितना होगा, ये भी 0 होगा, m3 कितना है 200 y3 कितना होगा 0.5 sin 6p मतलब कितना होगा √3/2 अपॉन सेम m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको भी सॉल्व करो, कैलकुलेट कर लेना, ycm आ जाएगा, ठीक है ना। इतना स्पेस लेके छोड़ दो, कैलकुलेट तो बाद में कर लेना, उसमें अभी टाइम नहीं बिगाड़ना है हमें, ठीक है। मीन तो क्या वैल्यूज ढंग से डालनी है, वो प्रॉपरली डाल दो। कैलकुलेट बाद में कर लेना। इसमें ना एक और टाइप मुझे करवाना है, इसमें तो अपना ये सीएम वाला पार्ट एक खत्म हो जाएगा। ये जो अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, वो किसका था, पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब मैं सपोज इसकी बात करूँ, ये रॉड की बात करूँ, और ये रॉड पार्टिकल थोड़ी, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, हर जगह फैला हुआ है। तो इस केस में फॉर्मूला ना थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका साइज होता है, कुछ शेप होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। तो ये रॉड हो गया, डिस्क, रिंग, प्लेट, अपनी क्लास में जब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी ऑब्जेक्ट का क्या है, कुछ शेप और साइज तो है ना, तो सभी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का निकालना हो सीओएम, तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो वो एक स्टडी कर लेते हैं, लिखो सीओएम ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, COM of continuous object। COM of continuous object। ओके, ये एक्स और वाई एक्सिस बना दी। मान लो कि ऐसे कि कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ शेप और साइज है, ठीक है। अब हम क्या मान सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है वैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, एकदम छोटा है, बहुत कम साइज है। तो मैं क्या मान सकता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। ये छोटा सा पार्टिकल है तो इसका मास भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसका मास, कभी कोई वैल्यू बहुत छोटी हो, तो ये मैंने बताया था, तो इसका मास मुझे लिखना होगा, इसका मास मैं m नहीं लिखूंगा, क्या लिखेंगे, dm। कभी कोई बहुत छोटी वैल्यू है तो आगे d लगाना, बहुत छोटा है तो इसका मास बहुत कम है, तो क्या लिखेंगे, dm। अब ओरिजिन से इसकी कुछ पोजीशन है, इतना दूर है, तो उसको क्या लिखते हैं, नॉर्मल आर लिखते हैं कि उसकी पोजीशन। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, तो मुझे सेम यहाँ पे क्या निकालना है, ये सेंटर ऑफ मास है, RCM निकालना है। तो RCM इसमें कैसे निकालते हैं, समेशन की जगह मैथमेटिक्स में अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स हो ना, तो समेशन की जगह कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली समेशन ही होता है, और तुम किसका कर रहे हो, बहुत छोटे पार्टिकल्स कर रहे हो। बहुत छोटे हो ना तो समेशन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन dm r अपॉन से नीचे समेशन n था, उसकी जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन d, ऐसे निकलता है पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से अब ये यूज करेंगे, अब इंटीग्रेशन हमें यूज करना है सेंटर ऑफ मास। इसका मैं अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर्स रखूंगा इंटीग्रेशन के, वापस हम पढ़ेंगे, और वो अलग पार्ट है, वो आराम से स्टडी करेंगे। पर अभी बेसिक अपना काम हो जाएगा इतने के लिए, तो वो एक पार्ट बता देता हूँ। ये ड्रॉ करो डायग्राम, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ।
पहले ड्रॉप स्टेटमेंट लिखो, द कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट कैन बी assumed, the continuous object can be assumed to be made up of, the continuous object can be assumed to be made up of very small elements, of mass dm, very small elements of mass dm. ठीक है, its center of mass is obtained by, और लिख लो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। लिख लिया फॉर्मूला। अब इसमें भी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट ऐसा सब आ सकता है, ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं। इसके नीचे लिखो द x कोऑर्डिनेट ऑफ C1 is given by, the x कोऑर्डिनेट of COM is given by, the x coordinate of COM is given by XCM। देखो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन dm, r के लिए क्या आएगा, x आएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dm x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। सिमिलरली ycm भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm y और इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। इसके बेस पे है ना क्वेश्चन कर लेते हैं, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में है ना, वो क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है, डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का, ये लिख लेना, लिखो क्वेश्चन, फाइंड COM of a uniform rod, find COM of a uniform rod of length L, uniform rod of length L, from one of its ends, ठीक है। तो इसमें ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसे पतला सा रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ L दे रखी है, तो इसका क्या हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, यूनिफॉर्म है, तो बताओ क्या लगता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, एग्जैक्ट बीच में होगा, ना, हमें आंसर पता है, वो सिमेट्री है, यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में आएगा, ठीक है आंसर। अब एनसीईआरटी में ऐसे सिंपल से लिख लोगे या एग्जाम में ऐसे लिख लोगे तो क्या है, प्रॉपर ऐसे वो मार्क्स नहीं मिलेंगे या कोई मतलब नहीं लिखने का, इसमें ना प्रॉपरली तुम प्रूव करना, तो इसमें इंटीग्रेशन से प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपना आंसर क्या आता है, ठीक है, और वो तुम बोर्ड में भी लिख सकते हो, ठीक है, भले एनसीईआरटी में ऐसे ढंग से ना दिया हो, तो जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ तुम बोर्ड में भी लिख सकते हो, प्रॉपरली समझ के आराम से इंटीग्रेशन करके दिला, ठीक है। तो इसमें तरीका बता रहा हूँ, ये दूसरे प्रॉब्लम्स में भी काम आएगा हमें, ओके। पहले तो ना एक्स और वाई एक्सिस बनाना पड़ता है, तो ये इसको एक्स एक्सिस बना देते हैं, ये ओरिजिन ले लेते हैं एक एंड, ये वाई एक्सिस बना देते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम।
इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो एलिमेंट होता है छोटे छोटे, वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो मैं क्या मान लूँ, इसमें रैंडमली सिलेक्ट करना होता है। मैं क्या मानूं, ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट का बना हुआ है ये रॉड की, तो ये एलिमेंट है, इसका मान क्या लिखूंगा, इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी होगी, एक्स लिखो या डीएक्स लिखो, डीएक्स बहुत छोटी होगी, और ये जो एलिमेंट है इधर से तो इतना दूर है, तो ये जो है उसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐड करो ये भी डायग्राम। देख लिया, ठीक है। अब प्रॉपर स्टेटमेंट वो सब इसमें ऐड करने हैं। लिखो कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ मास dn, consider an element of mass dn and length dx at a distance x from origin, at a distance x from origin, at a distance x from origin, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने डायग्राम भी ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम में लिखो द पोजीशन ऑफ COM इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ COM is given by, हमें किसमें, देखो ये रॉड बहुत पतला है, तो हमें सिर्फ किसमें स्टडी करने की जरूरत है, एक्स में स्टडी करने की जरूरत है, वाई और जेड में जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सटीएम का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लो। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें जो मैंने बताया कि मैं अलग से ना क्लास रखूंगा इसका, जिसमें इंटीग्रेशन वापस ढंग से पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, फिजिक्स में कैसे इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, वो मैं प्रॉपर्ली समझाऊंगा। पर अभी के लिए बता देता हूँ, इंटीग्रेशन से डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एक्स है ना, तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे डीएक्स होना ही चाहिए, तो ही तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो वो कन्वर्ट कैसे करे, फिजिक्स में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, डेंसिटी यूज करना होता है, ठीक है, डेंसिटी बहुत काम आता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुम्हें एक और नया पार्ट बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि मास अपॉन वॉल्यूम है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एकदम पतला ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल क्या, रस्सी, थ्रेड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, हेयर, एकदम पतला ऑब्जेक्ट है, तो रोप हो गया, पतली सी थ्रेड हो गई, ये अपनी हेयर हो गया एक सिंगल स्ट्रैंड, तो उसमें मुझे बताओ बेटर ऑप्शन क्या है, कि मास उसका लेंथ में फैला है, मास उसका वॉल्यूम में फैला हुआ है, क्या बेटर ऑप्शन है, बोलो। पतली सी मैं थ्रेड लूं, हेयर का एक स्ट्रैंड ले ले, बोलो क्या होगा, लेंथ में फैला हुआ है, तो उसके लिए डेंसिटी कैसे लिखनी चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, मास अपॉन लेंथ। रोप, थ्रेड, हेयर, ऐसा कुछ पतला ऑब्जेक्ट है ना, रॉड, तो उसके लिए ध्यान रखना डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मास अपॉन लेंथ। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये तुम पेपर पे लिख रहे हो, एक सिंगल पेपर की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल पेपर, उसका मास किसमें फैला हुआ है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम किसमें फैला हुआ है, एरिया में। उसका जो मास है वो किसमें फैला हुआ है, एरिया में फैला हुआ है। दूसरा एग्जांपल डिस्क, एक डिस्क है अपने पास पतली, तो डिस्क का भी मास किसमें, एरिया में फैला हुआ है ना, सर्कल में। तो कोई पतला ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये पेपर हो गया, डिस्क हो गया, तो वो सब केस में मास का एरिया में फैला है, तो उनके लिए डेंसिटी कैसे लिखोगे, मास अपॉन एरिया, वॉल्यूम नहीं, मास अपॉन एरिया। तो अलग अलग फॉर्मूलाज आते हैं डेंसिटी के। इधर हम क्या अप्लाई करेंगे, मास अपॉन लेंथ। इसके नीचे लिखो टू इंटीग्रेट comma study the density, study the linear density, ऐसे लिखो, study the linear density, to integrate study the linear density, ठीक है।
तो लीनियर डेंसिटी, पहले पूरे रॉड की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम लिखो फॉर एंटायर रॉड डेंसिटी इक्वल टू रॉड का मास कुछ m ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा m/l, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू m/l, ठीक है। सिमिलरली इसमें लिखो सिमिलरली फॉर एलिमेंट एलिमेंट के लिए डेंसिटी लिखते हैं। सिमिलरली फॉर एलिमेंट डेंसिटी इक्वल टू एलिमेंट की अगर बात करें तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिखना है। तो एलिमेंट का मास क्या है dm, एलिमेंट की लेंथ क्या है dx, x नहीं है dx है, तो उसके लिए डेंसिटी क्या लिखोगे dm/dx लिख लो, इक्वल क्या होगा dm/dx, ठीक है। अब रॉड क्या यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब क्या है पूरा मटेरियल एक जैसा ही, तो जो पूरी डेंसिटी होगी रॉड की वही डेंसिटी हम एलिमेंट की भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, उसको समझना हो तो मान लो एक बकेट में वाटर है, तुम एक ड्रॉप खाली वाटर का सपोज देखो, पूरे बकेट में जो पानी है, जो डेंसिटी है पानी की, वो डेंसिटी क्या होगी ड्रॉप की भी होगी, तो दोनों की डेंसिटी क्या कर सकते हो सेम कर सकते हो, तो यहाँ पे भी हम सेम कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे m/l इक्वल टू, देखो m/l इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वो एलिमेंट के लिए लिख लो dm/dx, m/l इक्वल टू dm/dx। तो देखो इधर से तुम dm को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, dm को मैं क्या लिख सकता हूँ m/l इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं dm इक्वल टू m/l इंटू dx, ठीक है। तो अब xcm क्या हो गया इंटीग्रेशन dmx, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ m/l x dx को लास्ट में लिख रहा हूँ और नीचे सिर्फ dm का इंटीग्रेशन है, मतलब क्या हो जाएगा m/l dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो m और l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, इधर भी m और l बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या, m/l बाहर आ गया, इधर भी m/l बाहर आ गया, क्या कैंसिल हो जाएगा ना पूरा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बचेगा x dx, नीचे क्या बचेगा dx, ठीक है, नीचे क्या बचेगा dx बचेगा, और m/l तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन करो उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या लिखनी होती है, लिमिट लिखनी होती है। तो लिमिट के लिए डायग्राम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा इधर तक स्टडी करना है, तो क्या होगी लिमिट 0 से l, यहाँ से 0 से l, ये क्या हो गया अपनी लिमिट हो गई। तो xcm इक्वल टू स्टार्ट है इंटीग्रेशन, x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक पावर बढ़ जाती है वही पावर नीचे आती है, 0 से l अकेला dx हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0 से l। अब लिमिट डाल दो, मैं l डालूं तो ऊपर क्या हो जाएगा l²/2, 0 डाल तो 0, नीचे क्या आएगा l, तो xcm देखो एक l कैंसिल हो गया, xcm क्या है अपना l/2, xcm जो है xcm कितना है अपना l/2 है। l/2 मतलब कहाँ पे है, एकदम बीच में है, ठीक है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उधर ही आंसर। जब एनसीईआरटी में या तुम्हारे मतलब एग्जाम में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे समझ के लिखो, ये चलेगा आंसर स्कूल में इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिख के करोगे ना तो अच्छा भी लगता है पढ़ने में, ठीक है, तो ये तरीका यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये एक हो गया अपना इंटीग्रेशन वाला पार्ट। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे पढ़ाना है, ठीक है, वो भी काम तो आएगा, एनसीईआरटी में भी काम आएगा, उसके प्रॉब्लम लिखेंगे। और सपोज ये ड्रॉ मत करना, अभी रॉड का देखा हमने
कि रॉड का सीओएम यूनिफॉर्म है, तो उसका सीओएम क्या है बीच में है, ये जो लाइन होती है इस लाइन के अबाउट में बोल सकता हूँ लेफ्ट और राइट पर एकदम सेम ही, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिकल दिखता है, उसे क्या कहते हैं, हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो इसी सेम इधर से बीच में से पास कर रहा हूँ, बोल सकता हूँ क्या कि लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और कोई विजुअलाइज कर सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो पॉइंट होता है ना इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर, क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर, इसमें ट्रू और फॉल्स, इस केस में C1 इज द ज्योमेट्रिक सेंटर, इधर ही होता है ना, बीच में ही होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, तो उनका सेंटर ऑफ मास या तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है या तो कहां पे लाई करता है, ज्योमेट्रिक, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और मैं अगर सपोज डायग्राम बनाऊं, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, अब ये रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, कोई भी हो, ये इसमें ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूँ, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूँ, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, सेम ही होगा ना। और ये पॉइंट कौन सा होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर, इसका भी C1 कहाँ पे आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर। अब सपोज मैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सपोज ये दो साइड सेम है, ये एक साइड अलग है, ये एक लाइन बनाओ, इसको मैं LOS बोल सकता हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री, सेम होगा, इधर से ड्रॉ करो तो नहीं होगी अब लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये अलग हो चुका है, एक ही होगा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें देखो ज्योमेट्रिक सेंटर तो पता नहीं है, ये सब में मिला तुम्हें, इसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें तुम क्या बोल सकते हो, गारंटी के साथ इतना तो बोल ही सकते हो कि सेंटर ऑफ मास मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इनकी तरह, तो मैं पक्का क्या बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री में, पक्का, इधर या इधर नहीं होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री में ही, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो 2-3 स्टार बना के ना वो स्टेटमेंट लिख लो, बाद में ड्रॉ कर लेना डायग्राम। देखो COM ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, COM of uniform objects lie on the line of symmetry, lie on the line of symmetry or the geometric center, lie on the line of symmetry or the geometric center और द ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लो।
इसके बेस पे ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ड्रॉ करो ये। क्वेश्चन लिखो, फाइंड COM, फाइंड COM of the uniform L-shaped object, find the COM of the uniform L-shaped object, of the uniform L-shaped object. ओके, ये देखो एल शेप ऐसे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये पूरा ऐसे प्लेट है, ऐसा मान सकते हैं, इसका COM निकाल, ठीक है। इसमें LOS कुछ दिख रहा है, ये LOS होगा नहीं, आधा काटना है ऐसा समझो, उसे LOS कहते हैं, ये LOS बोल सकते हो, मतलब पक्का है ना, उसी लाइन पे लाई करने वाला है। पर हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, ये तो हमने जजमेंट लिया कि पक्का इधर ही लाई करेगा, हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट इसका तो नहीं पता है, पर इसमें ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करूं, ये सब स्क्वायर हो गए, इस स्क्वायर का गारंटी सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, बोल सिर्फ इस स्क्वायर की बात करो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेट बता सकते हो इसमें, ये ए है, ये ए है, क्या होगा ये a/2, a/2 है ना, लिख सकते हो। इनका भी पता है इधर, इसका भी यहाँ पे होगा, इनके कोऑर्डिनेट लिखो, मैं आधा ही को जा रहा हूँ ऊपर, ये ए है ना पूरा, ये कितना होगा a/2, देखिए ये कोऑर्डिनेट, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इतना आगे जा रहे हैं, ये ए है, ये कितना होगा a/2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3/2, और इतना ऊपर आ रहा है, कितना होगा a/2 ही होगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखे तो देखो कितना आगे आ रहे हैं, ओरिजिन से देखना कितना आगे आ रहे हैं, a/2 ही आगे आ रहे हैं, कितना ऊपर गए, a प्लस a/2 कितना हो जाएगा 3a/2, ठीक है ना, ये क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट क्यों लिखे हैं तो समझना, अब एल शेप्ड ऑब्जेक्ट भूल जाओ, क्या मान सकते हो कि तुम्हारे पास 3 पार्टिकल है, वो 3 पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, तीनों का मास क्या लूं मैं, क्वेश्चन दिया नहीं है मास, तो कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, M1 M2 M3 लिखूं या M सेम लूं मैं, क्यों सेम, सब स्क्वायर आइडेंटिकल है, सबका मास क्या होगा सेम होगा, तो पहले उसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो द एल शेप्ड ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड
can be considered to be made up of, can be considered to be made up of three identical squares, each having mass m, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो the COM can be obtained, by considering the three squares. The COM can be obtained by considering three squares as the system of particles, as a system of particles. मतलब जो पहले हमने किया था, सबसे पहले शुरुआत में जो फॉर्मूला लगाया था वो ही लगा सकते हो। जैसे XCM निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, M1 X1 M2 X2 M3 X2 सब लिखते थे, तो बस वही लगाना है। M1 X1 इसको लेते हैं, M1 कितना होगा, X1 बोलो A/2 प्लस M2 X2 बोलो, ये समझ रहा है, जो पहले किया था वही करना है, प्लस M3 X3 बोलो A/2 अपॉन M प्लस N प्लस M 3M। ये कर लो सॉल्व। वैसे ही YCM निकाल दो, YCM निकाल दो, जो क्या रहा है XCM कितना आ रहा है, 5A/6। सेम ये YCM भी निकालो, सेम ही आ रहा है क्या? ये XCM और YCM दोनों सेम क्यों है? दोनों सेम आएंगे, सही है, 5A/6 5A/6 है, वो सेम क्यों है? इसकी LOS देखो, एग्जैक्ट बीच में से पास होगी, मतलब 45 डिग्री पे एग्जैक्ट बीच में से पास होगी। कभी भी कोई लाइन बीच में से पास हो, अब ये थोड़ा मैथ्स का नॉलेज यूज होता है, कभी कोई लाइन एग्जैक्ट बीच में से पास होती है ना, तो जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, y की वैल्यू सेम ही है, ठीक है। तो सॉल्व किए बगैर, पर वो एक्सपीरियंस आएगा, सॉल्व किए बगैर कॉम्पिटिटिव पार्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन है तुम XCM निकाल दो, अगर तुम्हारे पास ऐसा नॉलेज हो तो YCM भी डायरेक्ट लिख सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। पर ऑब्वियसली हम बोर्ड के लिए कर रहे हैं, स्कूल के लिए कर रहे हैं, तो ढंग से लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए बता, ठीक है, जैसे स्टडी कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूएशन दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का वो, ठीक है, इसका मॉड्यूल मिल गया क्या? वर्क एनर्जी पावर हो सकता है, वर्क एनर्जी पावर की जो डीपीपी है अब तो सारे सॉल्व कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि सब्जेक्टिव ना करने हो तो एटलीस्ट एमसीक्यू स्टार्ट करो, ठीक है, जो एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है।